ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा में। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर आजम खां को लेकर के चर्चा बना हुआ है, जहां पर आजम खां और अखिलेश यादव के बीच बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आजम खां इस बात से नाराज है कि अखिलेश यादव उनके कहने के बाद भी रामपुर से चुनाव में नहीं उतरे हैं। खफा आजम खां ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बारे में आजम की ओर से रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया है। वहीं बिजनौर में भी सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आजम ने पत्र में लिखा है कि हमारे लिए चुनाव हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं और आने वाली नस्लों का भविष्य बेहतर बनाने का जरिया रहा है। रामपुर की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ है उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि रामपुर के मौजूदा माहौल को बदलने के लिए अखिलेश यादव का रामपुर चुनाव लड़ना आना जरूरी है। मतदाताओं को डराने की तैयारी की जा रही है। वहीं अजय सागर का कहना है कि मतदाताओं को डराने की तैयारी की जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि जिला स्तर पर सपा ने रामपुर सीट से चुनाव का बहिष्कार किया है। इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह मतदाताओं को डराने की तैयारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर सीट के लिए जो फैसला करेंगे सभी को मंजूर होगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने बिजनौर से अपना उम्मीदवार बदल दिया। मुरादाबाद से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया जा रहा था, लेकिन अब रुचि विराही सपा की उम्मीदवार होंगी। मायावती की पहली लिस्ट ने समाजवादी पार्टी की रामपुर सीट फंसा दी है। बीएसपी ने रामपुर में बड़ा दांव खेला है। बता दें कि आजम खान जेल में है, जिसके चलते उनकी जगह कौन लेगा इस पर संशय था, जिस पर मुहर लग गई है और सपा ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से अजितेश जायसवाल जी, इसके अलावा हमारे साथ सपा से अश्विनी जी मौजूद है और हमारे संवाददाता लखनऊ से शुभम अवस्थी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। सवाल हम शुरू करते हैं अशोक पटेल जी से कि जिस तरीके से आपको बता दें कि सवाल जवाब हम शुरू करते हैं। अजितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजितेश जी, अश्विनी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अश्विनी जी, जी सवाल ये है कि पहले रामपुर के लिए चेहरा तय करना सपा के लिए मुश्किल था, लेकिन अब सपा ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सही फैसला था? देखिए, फैसले की बात हमसे पूछा गया ना प्रश्न। जी अश्विनी जी, आपसे सवाल है। जी, फैसले की बात जहाँ तक है, रामपुर के अंदर जिस प्रकार से आजम खान साहब ने वहाँ की जनता के विकास के लिए कार्य किया है, जौहर विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए तब, चाहे गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज सदन में जाके करने की बात हो तब, चाहे असहायों की मदद की बात हो तब, हर जगह आजम खां अव्वल दर्जे के नेता रहे हैं। यूं ही नहीं, वो 7-7, 8-8 बार विधायक और प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। और प्रत्याशी चयनित करने की जहां तक बात है, प्रत्याशी चयनित हमारे हो गए हैं। जिनका नाम आपके जरिए लिया जा रहा है वो हमारे प्रत्याशी हैं। सपा का वोटर बहुत ही साधारण वोटर है, जो अपने नेता श्री अखिलेश यादव की बात को मानता है और किसी भी प्रत्याशी के आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आजम खान साहब के द्वारा और इसको सही कर लिया जाएगा। और हमारी पूरी उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तरह संविधान का गला घोटना बंद कर देगी। इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ इंसाफ होगा और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह रुख अख्तियार नहीं करेगी। तो हम चाहते हैं, हमारी पूरी सोच है कि वहां से समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और वहां से जीत के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जाकर के दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन ये जीत सुनिश्चित कैसे हो सकती है अश्विनी जी? जिस तरीके से प्रत्याशी को लेकर के बार बार टिकट काटने की बात की जा रही है, चेहरे नहीं सामने आ रहे हैं, ऐसे में जीत थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। अभी हमने कहा ना कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से अनुशासित है और अंतिम दिनों में 30 तारीख को जो अंतिम सूची आएगी कि कितने प्रत्याशी कब कहां कैसे हैं, उस समय आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के असली लाबिंग का प्रत्याशी कौन है। और निश्चित ही आजम खान साहब के आशीर्वाद प्राप्त जो भी शख्स रहे होंगे, चाहे रामपुर के द्वारा जिस प्रकार की अवतरता की गई है रामपुर के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के जरिए,
उस अभद्रता को अगर भारतीय जनता पार्टी फिर दोहराएगी नहीं तो जीत सुनिश्चित है। और 30 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी है। सिंबल लेकर के जो आए हैं उनका नाम चल रहा है और उन्हीं का नाम तय है। अजय अजितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जिस तरीके से इन्होंने अभद्रता वाली बात को जी बताइए जी, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभद्रता जैसी चीज को फिर से ना दोहराए तो शायद उनके लिए जीत जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और भी चीजों को लेकर इन्होंने बोला है। अपनी बात रखिए इस पर। देखिए क्या है कि ये लोग मोदी जी से जो विकास की बातें मोदी जी करते हैं उससे घबराए हुए लोग हैं। चुनाव में डर है इनको। और अखिलेश यादव जी तो मुझे लगता है कि सुबह प्रत्याशी कोई और देते हैं, शाम को फिर वो बदल जाता है। इसका मतलब आप समझिए कि उनके स्वयं उनके लीडर के अंदर डर का हताशा है। अखिलेश यादव जी इस बात से डरे हुए हैं कि उनका प्रत्याशी जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अपने प्रत्याशी भरोसा नहीं जता पा रहे, जनता क्या भरोसा जताएगी? मोदी जी एक बार बहुमत से 400 नवीन जिंदल को हम प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते महोदय। हम हेमंता विश्व शर्मा को स्थान नहीं देते, जिसे मोदी जी कोयला चोर कभी बोलते हैं, और उसे प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर कम से कम ये बात नहीं है कि किसी को चोर बोल के फिर प्रत्याशी सुनिश्चित कर दिया जाए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ डेलीगेट हैं जो प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं। लेकिन आपके यहाँ रिमोट कंट्रोल वाली एक मोदी जी और अमित शाह की बात सुनी जाती है तो दो व्यक्तियों की बात से जो पार्टी चलती है उसमें प्रत्याशी तुरंत सुनिश्चित हो जाएंगे। जब बलात्कारियों, जब अपराधियों को टिकट देना है तो उसमें सोचने वाली बात क्या है? जिसके पास जितनी बहुबलता होगी आप उसको टिकट देंगे, ये तो दिख रहा है। अब देखिए आपको डिबेट में बैठने से कुछ भी इतना बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता के बीच जब आप जाते हैं तो चाहे देश की जनता या प्रदेश की जनता हो, ये देखा जा रहा है। हम अजितेश जी आपका सम्मान करते हैं। जब पंजाब के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, तो आप समझ लीजिए मोदी जी के आगे, मोदी जी की जो नीतियां हैं देश की गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए उनके द्वारा किए गए काम है, उस काम के आगे मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। ये लोग खुद अपने प्रत्याशी का चयन करने के बाद उस पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। चुनाव चल रहा है, ये काम तो हो ही रहा है कि एमएसपी की मांग किसान कर रहे थे। आप ही के सहयोगी दल हैं, अकाली दल के साथी, वो एमएसपी के मांग के ऊपर अड़ गए हैं। बंद सिखों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं। और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पे ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है और निश्चित ही आपकी भी घर की बेटी बहन होगी। आज के पहले जब हम किसी परिवार में शादी करने जाते हैं अभी भी, तो किसी के पास कुछ भी ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का चलन है कि एक बाइक 2 पहिया मांग लेते हैं लोग। जिस बाइक की कीमत आज के 2 वर्ष पहले 60,000 होती थी, आज उस बाइक की कीमत 1 लाख के पार जाने को है। तो गरीब पिता कैसे उस बोझ को उठा पाएगा? जिस फ्रिज की कीमत आज के समय में आसमान छू रही है। तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं जो जनता ये भाप के बैठी है कि कब इनका जवाब देना है। और बूथ पे जाकर के इस बात को पूरी तरीके से आश्वस्ति के साथ समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को वोट दे करके जनता उसका जवाब लेगी। जितनी चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं महाशय, ये जब आपकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, प्रदेश को इतना लूटने का काम किया गया था। यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम किया गया था, परिवारवाद में बांटा गया था पैसा। पिछले डिबेट में हमने कहा था परिवारवाद सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप देख नहीं पाते हैं महोदय। जायसवाल जी, आपको हम बताएं, परिवारवाद कड़ी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। परिवारवाद, अकाली दल आपका सहयोगी है, अकाली दल आपका सहयोगी है। उसके पास उनके दादा से लेके उनके पोते नाती तक आज के समय में उस दल के साथ राजनीति कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय, आपके कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं, वो विधायक बने बैठे हैं। आपके अमित शाह के जो पुत्र हैं, बैठ की मुठिया पकड़ने नहीं आता, वो आज के समय में बीसीसीआई का डायरेक्टर बने बैठे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो हम जनता के बीच। रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, चिराग पासवान, वो भी परिवारवाद के कोख से ही पैदा हुए हैं। प्रिंस राज पासवान, पशुपति पासवान, तमाम ऐसे लोग जो परिवारवाद की। आप लोग जो ये बहकी बातें करते हैं, देश की जनता आपकी बातों भरोसा नहीं करने वाली है। यही कारण है कि लगातार आप लोग हार रहे हैं चुनाव। 2014 में हार गए, 2017 में हार गए, 2019 में हार गए, 2022 में हार गए, 24 में भी हारेंगे।
इसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होने वाली है। अब जनता सोच के बैठी है कि अब किसका क्या होना करना है। जनता सीआई का चेयरमैन है, उससे क्या लेना देना है बताइए। आप ऐसा बोल रहे हैं अमित शाह का लड़का, अमित शाह जी पॉलिटिक्स में है, वो अपना दूसरे डिपार्टमेंट में, उनसे क्या लेना देना है उनका। जो जनता को बहकाने वाली आप लोग बात करते हैं, क्या बोले जनता रामविलास नहीं आएगी। किस क्षेत्र में है? आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय किस क्षेत्र में है? अकाली दल परिवार किस दिशा में कार्य करता है? पंकज सिंह किस दिशा में काम करते हैं? राजनाथ सिंह किस दिशा में? सुषमा स्वराज किस दिशा में काम कर रही थी? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भले मीठी मीठी बात कर रहे हैं। यहाँ परिवारवाद का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे यहाँ जेपी नड्डा जी का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, राजनाथ सिंह का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन आप क्या क्या है, एक ही पार्टी के मुखिया, एक ही लोग पार्टी चलाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे, पूरे मालिक वही रहेंगे, उन्हीं की इर्द गिर्द सारी उनकी कमान रही। ये चीजें इस परिवारवाद का फर्क है हमारे दोनों पार्टियों में। आप में हमें ही बड़ा फर्क है दोनों परिवारवाद में। आप क्या एक ही परिवार समाजवादी पार्टी चलाएगी? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी एक बूथ का कार्यकर्ता जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जी ठीक है, कोई भी कार्यकर्ता। जी अजितेश जी, हम वापस आपकी ओर रुख करेंगे। अजितेश जी, वापस आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जितेश जी, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। शुभम अवस्थी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शुभम अवस्थी जी, आपको हमारी आवाज? जी, जिस तरीके से आजम खान की एसटी हसन से नाराजगी चलते के लिए फैसला लिया गया है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो नाम बदला गया है और अभी रुचि वीरा को आजम खान के गुट से होने से टिकट मिला है, ऐसी बातें बाहर आ रही हैं, कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि पहले नाम तो था आजम खान के गुट की जो रुचि हैं उनको टिकट मिलना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनको टिकट दे दिया गया है। ऐसे में एसटी हसन ने जो नाराजगी जताई है वो कितना जायज है? घटना मैं आपको बता दूं कि आजम खान से जब मुलाकात अखिलेश यादव की तो आजम खान ने कहा उनसे कि आप चुनाव आकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़े। लेकिन वही बात की जाए मुरादाबाद की, जिस तरह से एसटी हसन का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया है, रुचि वीरा को टिकट दे दिया है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के खड़ा करता है। वही एसटी हसन की बात की जाए, राजनीति में समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद में एक अच्छी लोकप्रियता है, जनता को उन्हें जनादेश मिलता है। वही जिस तरह से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद एसटी हसन ने जिस तरह से कहा है कि समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछेंगे, उनका टिकट काटा गया, काफी भावुक थे। उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि 2019 में आजम खान के ही नेतृत्व में हमें समाजवादी पार्टी टिकट मिली, 2024 में उन्होंने टिकट कटवा दिया। क्या कारण है ये उनको पता नहीं, लेकिन टिकट कटने के बाद काफी ज्यादा आहत हैं। वही आपको बता दूं रचना की जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा था, वही समाजवादी पार्टी अभी असमंजस में पड़ी हुई है। किस प्रत्याशी को टिकट देने के बाद भी लगातार तो कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए रामपुर के चुनाव को लेकर, जिस तरह से रामपुर में मौलाना नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है, वही अचानक से मुरादाबाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खेलने में है। वही आने वाले समय में कुछ ही समय मतदान होने में बचा हुआ है, वही समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार मीटिंग चल रही है। उसमें देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं रुचि वीरा को टिकट मिलने के बाद एसटी हसन रुचि वीरा का समर्थन करते हैं, नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे? रत्ना जी, जिस तरीके से नामांकन से पहले ये खबर आ रही थी शुभम की रुचि वीरा को अखिलेश यादव ने मना किया था अपना नामांकन दाखिल करने से, बावजूद उसके उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ सही है? ऐसा लगता तो नहीं है। शुभम अवस्थी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अजितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो खुद ही आश्वस्त नहीं है, उसके अंदर डर समाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता लगातार उन्हें कई चुनाव में परास्त कर चुकी है। प्रदेश की जनता का मूड वो भाप चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के नेतृत्व के साथ है, इसलिए वो प्रत्याशी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। 80 में से 75 से ज्यादा सांसद, 75, 76, 77, 78 जितनी गिनती आ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इस बार पूरा खाता समझ लीजिए जीरो होने जा रहा है। जो भी इनके 2, 4, 5 सांसद किसी तरह हो भी जाते थे परिवार से, वो भी अब की बार नहीं होने जा रहा है, ये स्थिति है।
जनसंघ के कभी 2 सांसद हुआ करते थे, वो इंदिरा गांधी और कांग्रेसियों का शुक्र मनाइए कि आपको सदन में बैठने की हैसियत दे दी उन्होंने। हम शुक्र तो जनता का मनाते, उत्तर प्रदेश की जनता का, जो हमको सदन में उत्तर प्रदेश हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत, तो वहां बैठने का मौका दे रही है। और उसका विशेष आभार समाजवादी पार्टी को एकदम बुरी स्थिति में ला दिया प्रदेश की जनता ने। समाजवादी ये आप तय नहीं कर पाएंगे कि किसकी सरकार और कितने कहां से सीट कौन जीत रहा है, ये जनता जनमानस तय करेगी। जनमानस इस बार ऊब गई है आपके इस सोच से, जहां आप अभी 60,000 अभ्यर्थियों की भर्ती, 60 लाख जो अभ्यर्थी रहे उनको आपने अभी निराश करने का काम किया। अभी का एक शानदार हमने लेख लिखा इस पे कि सरकार वीक है, पेपर लीक है। तमाम ऐसी बातें हैं जो जनमानस के बीच जा रही हैं और पेपर आपके यहाँ लीक हो जाते हैं। कैसी सरकार है महोदय? आप ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हैं, इसका रोष अभ्यर्थियों में है, नौजवानों में है, किसानों में है, महिलाओं में है। जो आप अभी सरकारों में जो इनका सिंडिकेट होता था, जो शिक्षा माफिया होते थे, नकल माफिया होते थे, नकल कसने का काम योगी सरकार ने किया है। और चिन्हित करके जिन लोगों ने जिनकी इनमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है लीक पर भर्तियों में, सबको चिन्हित करके जेल भेजा जा रहा है, सबके घर पे बुलडोजर चला जा रहा है। अगर इतनी सख्ती नौजवानों के कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो हमें बता दें। नौजवानों को नहीं झेलना पड़ता। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार सख्त है। हमें बता दें महोदय, आपकी कितनी लिस्ट आपके पास है और कितने लोगों को प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार किया है? निष्पक्ष भर्ती कर रही है, 1 रुपया नहीं लेते। आपके जब सरकार थी तो 10-10 लाख रुपए भर्तियों का रेट किया जाता था। 1 रुपए की बात कहाँ है महोदय? आप क्यों भूल जा रहे हैं कि भर्ती आपके यहाँ एक क्लियर नहीं है? सबसे अधिक पेपर लीक आप ही के सरकार में नहीं है। 4.5 लाख से ज्यादा भर्तियां हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी पुलिस विभाग में भर्ती निकली थी, दिया गया। कहाँ है आप? जो है उत्तर प्रदेश में 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है और 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मिल चुकी है। ठीक है जितेश जी, अगला सवाल कर लेते हैं। सवाल मेरा अश्विनी जी से है कि जिस तरीके से एसटी हसन का टिकट काटा गया और रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया, ये कहीं ना कहीं सपा की सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है। क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? मतलब रुचि वीरा अचानक से क्या एक ही जगह से, एक ही मुरादाबाद सीट से 2 उम्मीदवार, जिस तरीके से सामने ही सारी चीजें लड़ाई हुई, जो भी जिस तरीके से सियासी हलचल हुई है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है? दीदी, किसी प्रत्याशी और किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। यहाँ रुचि वीरा हो या फिर कोई भी शख्स हो जो पार्टी से पारित होके आ गया है, वो हमारा नेता है। ठीक। दूसरी बात कि ये चुनाव जो 2024 का होने जा रहा है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। यहाँ नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ आप देख रही हैं दिन पर दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश बलात्कारियों का अड्डा बन गया है, जहां लुटेरे दिनों दिन लूट हो जा रही है। तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनमानस ये सोच के मन बना के बैठा है। जितेश जी आपके पास आएंगे, पहले अश्विनी जी से सवाल पूरा हो जाने दीजिए जी। प्रत्याशी कोई भी आए, हमें इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूत करके देश की सत्ता में भेजना है और दिल्ली भेज करके इन जाहिलों को हटाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से MBBS में क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे ला दिए, जिससे जायसवाल जी भी परेशान हैं। बैकवर्डों की बात, जातिगत जनगणना इस देश की वास्तविक सत्यता है, जिसमें आप बैकवर्ड होने के साथ आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके दल की बात, आपके बीच की बात कोई कर रहा है। आप महाराज झूठे भाजपा में फंसे हुए हैं। जी जितेश जी, देखिए मैं बताऊं, मुझे लगता है प्रवक्ता जी को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी इन्होंने कहा कि जाहिलों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इतनी बड़े चैनल पे बैठ रहे हैं, देश का प्रतिष्ठित चैनल आपका केकेडी न्यूज, लाखों फॉलोवर है सोशल मीडिया पे, कम से कम भाषा की गरिमा बना के रखें। समाजवादी पार्टी की चाल चरित्र की वजह से देश की जनता उनको नकार चुकी है। जितना उजड्डी, जितना बदतमीजी, जितना अराजकता आपकी सरकार में होता था, हमें तो लग रहा अभी आप विपक्ष में तब ये भाषा बोल रहे हैं, जब आपकी सत्ता थी तो लोगों ने आपकी चाल चेहरे को बखूबी पहचाना था। और उसी का नतीजा कि लगातार आपको चुनाव में जनता अपना एकदम रिजेक्टेड करके करार दे रही। रिजेक्टेड समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट आता है, क्षेत्र की जनता भी जाता है, उसके मुहर लगे रिजेक्टेड, और वही इस चुनाव में भी हो रहा है।
कोई ना लड़ने को तैयार है, सुन लीजिए, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जो प्रत्याशी मिल रहे हैं सुबह उसको बदल दिया जा रहा है। महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है जो भी विषय रखा करिए, कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण करके रखा करिए। एक अच्छे चाल चेहरे के साथ समाज में विषय रखने का काम करिए। जो है इस देश में जितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वहाँ मोदी जी की और स्मृति ईरानी जो देश की महिला प्रतिष्ठित मंत्रिमंडल में स्थान रखती हैं, उनकी बात कहाँ चली जाती है? अब कौन से देश में रह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, देश में कहाँ रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी का सख्त प्रशासन है, कोई गुंडा माफिया बलात्कार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर ले, करना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है बलात्कार कर ले। कहाँ कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? फर्जीवाड़ी बातें करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं सरकार पे। हर मोर्चे पे फेल नजर आ रहे हैं। आप लोगों की देश की जनता को भरोसा नहीं है, प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। फर्जी बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं, ये फर्जी बात आप करते हैं, अपना कुछ आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात नहीं है। आप देश की नब्ज को अब टटोलना सीखिए। अभी आप देश की जनता ने देश की नब्ज टटोल लिया, इसीलिए 2014 से मोदी जी को केंद्र की सत्ता में हटा दिया है। अभी 20 साल हटने वाले नहीं है। आप जो हमको सलाह दे रहे हैं ना, आप अपना रास्ता विकल्प ढूंढ लीजिए। 20 साल मोदी जी हटने वाले नहीं है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। होश में आ जाइए, अभी भी टाइम है। होश में आप देखिए, आप अपने मर्यादा में रहिए। आप होश में किसको ला रहे हैं महोदय? व्यक्तिगत न होइए आप। इसलिए ला रहे हैं जो आप लोग भ्रम में जी रहे हैं ना, कि अभी आप बोल रहे हैं कि 2024 में दिल्ली भेजेंगे केंद्र सरकार में। 2024 में आपने अभी हमें चेताया और होश में हमें ला रहे हैं। आपकी शब्द सही नहीं है और आप दल की सरकार बनाने की बात करते हैं। पहले अपनी शिक्षा पूर्ण कीजिए। आप अपनी शिक्षा पूर्ण कीजिए, उसके बाद देश में सरकार बनाइएगा। देश में सरकार बन रही है। आप बताइए, देश में 5 किलो राशन के बाद, राम मंदिर के बाद, या फिर हिंदू मुसलमान के बाद आप तीसरी कौन सी बात कर लेंगे? बता दीजिए हमें आप। बिल्कुल बता रहा हूँ। 4 लाख करोड़, सुनिए, 4 लाख करोड़ परिवारों को सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया। 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना दिया गया। देश की संख्या कितनी? 4 लाख करोड़ तो आपने बता दिया। आप आशुपद हो रहे हैं। एंकर महोदय, आप इनके बारे में थोड़ा सोचिए। 4 लाख करोड़ परिवार को उन्होंने आवास दिलवा दिया, लेकिन देश की संख्या कितनी है आप भी बताएं। 4 करोड़ परिवारों कह रहे हैं, 4 करोड़ परिवारों को, 4 करोड़ परिवारों को हमने आवास दिया है। अच्छा, देश की संख्या कितनी है? देश की संख्या कितनी है? अब मौसम बड़ा हमें तो दुखी हो रहा है कि आप लगता है यहाँ पे जीके की एग्जाम करने बैठे हैं, आप अपने विषय पे बोल नहीं पा रहे हैं। करना क्या होगा? देश की संख्या कितनी है? थोड़ा सा औसतन निकाल लीजिए। 4 करोड़ की जब आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी अकेले 23 करोड़ है। आप 4 करोड़ पूरे देश की बात करते हैं। 125 करोड़ की संख्याओं वाला देश में अगर 4 करोड़ का आवास बटेगा 4 करोड़ लोगों को, तो कैसे गरीबी मिटेगी? मोदी जी ने नारा दिया है। आपने नारा दिया गरीबों को हटाओ। आप लोगों ने गरीबों को हमने आवास दिया है। 11 करोड़ परिवारों को हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया, जिन माताओं बहनों को खाना बनाते वक्त धुएं का सामना करना पड़ता था। 10 करोड़ परिवारों को हमने बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, जनधन खाते की योजना के तहत। गांव की मूल समस्या है कि जो गांव का प्रधान होता है 20,000 रुपए बगैर घूस लिए किसी को आवास नहीं देता। अगर सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, जो दिल्ली और महाराष्ट्र में वहां से पाइपलाइन बिछ गई है, तो आप जनता को मूर्ख बनाने के नियत से गांवों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में सिलेंडर की व्यवस्था लाते हैं। सिलेंडर की व्यवस्था लाते हैं, ठीक बात है, उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सिलेंडरों के कीमतों में कितनी बड़ी उछाल आप कर रहे हैं। भूसे के घरों में सिलेंडर रख दिए जाते हैं। वो परिवार जब होली और दिवाली के ऑफर का इंतजार करता है कि तब हमारी माताओं बहनों को धुआं न लगे कि मोदी जी फ्री में देंगे। बस इतना सा है आपका फार्मूला, और कोई बात नहीं है। फार्मूला बहुत है। सबसे ज्यादा हमने काम किया, हमने जनता के लिए काम किया है। एक परिवार के लिए काम नहीं किया हमने एक जाति विशेष के लिए नहीं काम किया, हमने वर्ग विशेष के लिए नहीं काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है। बहुत सारी योजनाएं मैं गिना दूंगा आपको, एक एक योजना बैठ के गिनाता हूं आपको।
मोदी जी ने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दिया। आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा आपको फ्लाईओवर मिलेगा इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में। सबसे ज्यादा रोड का चौड़ीकरण इस सरकार में। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं ना, वो 2 लेन होगी, 4 लेन हो गई, 6 लेन हो गई होगी। नितिन गडकरी का क्या हालत है? जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जबरदस्ती क्या हालत है? ख्याली पुलाव पक रहे हैं आपके मन में, यही सब फर्जी बातें आप लोग करते हैं, इसीलिए जनता आपको लाइक नहीं करती है। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया पूरे देश में। ऐसा कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं है जिसने इतने फ्लाईओवर बनाए, इतने रोड चौड़ीकरण बनाई है। पहली बार देश में इतना ज्यादा रोड बना है। आप लोग सच को स्वीकारने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं? सच क्यों नहीं स्वीकार करते आप लोग? मोदी जी के विरोध के चक्कर में जो देश की जनता के लिए काम किया जा रहा है उसको भी आप लोग डिनाई कर देते हैं। 700 किसानों की मृत्यु हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान सम्मान निधि की तहत 2,000 रुपये तिमाही किस्त में दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उसका कौन है जब हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है? जिम्मेदार कौन है जब मणिपुर में बेटियों को नंगे होने पे मजबूर करना पड़ता है? जिम्मेदार कौन है जब देश में निर्भया जैसे घटनाओं को जब आप उदाहरण के तौर पे रखते हैं तो देश की प्रतिष्ठित पहलवान साक्षी आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। आप एक सेकंड, अजितेश जी एक सेकंड, मैं दोनों को ये बात कह दे रही हूँ। और अश्विनी जी थोड़ा सा शब्दों को सोच समझकर बोलिए। आप अपनी बात रखिए, महिलाओं की बात हो रही है, बेटियों की बात हो रही है, आप थोड़ी मर्यादा में रह करके बातों को रखिए, अच्छा रहेगा। अजितेश जी आप भी। मर्यादा हमने कहा तोड़ा, मर्यादा नहीं, जो शब्द आपने यूज किया है थोड़ा सा। दिल्ली में ये हुआ, इसका मतलब उत्तर प्रदेश सब ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश बाबा जी की सरकार कोई शिकायत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत खुश है। इसका मतलब समझ लीजिए कि फिर से इस बार पूर्ण बहुमत से 75 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ला रही है। जब प्रवक्ता महोदय कोई शिकायत नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता तो और खुश है। ठीक है मानी जी, ठीक है। सुनिए, आपके सरकार में पाले हुए गुंडे अपराधी माफियाओं को आज अजितेश जी अभी हाल ही में बदायूं की जो घटना हुई है उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं आप? बदायूं पे राजनीति बताइए। ये आप देख रहे हैं। बदायूं की जो घटना है वो तालिबानी अंदाज में हुई है और उसका इलाज किया जा रहा है। योगी सरकार ने अगले दिन उसका एक का एनकाउंटर कर दिया, एक अभी भागा फिरा वो भी गिरफ्तार हो गया है। सरकार ने उसका त्वरित इलाज किया। सरकार यहाँ सख्त बैठी हुई है। अगर कोई भी हरकत करते पाए गए तो या तो ऊपर भेजे जाओगे या जेल के सलाखों में जाओगे। सरकार एकदम कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है यहाँ पे। बाबा जी की सरकार में कोई इस तरह का हरकत नहीं कर सकता। यदि किसी ने करने की ठानी तो उसका इलाज किया जा रहा है। घूस लगते हो 10-10 हजार रुपए, वहाँ आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे घूस लग रहे हैं भैया, समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं क्या आप? बाबा जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं घुस लेने की। कहाँ है आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ठीक है, अभी हमें जीवन जीने का आशय पता नहीं है। आप कम से कम सिखा तो रहे हैं कि जो ये घूस की परंपरा है आपने शुरू कर दी है। आप नकल विहीन परीक्षा कराने की बात करते हो। सेंटरों में तमाम तरह के फीस लगा दिए जाते हैं सुविधा शुल्क के नाम पे। इंटर और 10वीं की परीक्षा में तमाम ऐसी बातें हैं जहां आप फेल नजर आ रहे हैं। इसका फैसला देश की प्रदेश की जनता करने जा रही है। आप घबराइए मत, घबराने से कुछ होगा नहीं। किसने कितना काम किया ये आपके साथ पूरी दुर्गति करने वाली है समाजवादी पार्टी की। हमारे जब हो जाएगी सीटों पे रितेश जी कि एक नाई के यहाँ कोई व्यक्ति जाता है और पूछता है कि हमारे सर में बाल कितने हैं। वो व्यक्ति कहता है, नाई कहता है कि हम छील दे रहे हैं आपके बाल को। अश्विनी जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप हंसिए नहीं। बार बार मुद्दे की चर्चा हो रही है, चीजों पे डिस्कशन हो रहा है, देश की बात हो रही है, चुनाव के लेकर बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के बात हो रही है, काफी सीरियस मुद्दों को लेकर बात हो रही है। ये कोई कार्टून शो नहीं है। नहीं, यही चेहरा इस समय इनकी पार्टी का है। पूरी प्रदेश की जनता कर रही है। आपसे नहीं, मैं दोनों पे बराबर ध्यान दे रही हूँ। जो गलत है मैं उसको पॉइंट कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं, शाम को वापसी लेके दूसरे करते हैं तो जनता भी हंस रही है इनके ऊपर। प्रदेश की जनता हंस रही है समाजवादी पार्टी कि नौजवानों की बात हो रही है। अभी छात्र चुनाव के कोख से मैं आने वाला व्यक्ति हूँ। मैं छात्र चुनाव लड़ना चाहता था और
मेरे महाविद्यालय में रुझान ये था कि तमाम भाई बहन ऐसे थे जो मेरे समर्थन के लिए बेताब थे, लेकिन ये प्रदेश की जो सरकार है ये चाहती नहीं कि गरीब परिवार के बेटे को शासन के जरिए पैदा किया जाए। ये चाहते हैं कि केवल विधायक के बेटे ही विधायक रहें, सांसद के बेटे ही सांसद बने, और तमाम ऐसी बातें हैं जिसे नौजवान रोषित है, दुखित है, और इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में देने जा रहा है। अब ओछी लंबी बातें करने से कोई लाभ हमें है नहीं। अजितेश जी को ये ख्याल रखना चाहिए कि देश की मूल समस्या जो है महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, न कि तमाम राम मंदिर और तमाम ऐसी बातें हैं हिंदू मुसलमान की। तो अश्विनी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अश्विनी जी, अभी आपने हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात कही है कि रोजगार पे बात होनी चाहिए और हिंदू मुसलमान को लेकर के बातें नहीं होनी चाहिए। एसटी हसन का भी तो बयान आया है, उनका यही बयान था कि मुस्लिमों को भड़काओ और वोट पाओ। उनके इस बयान से अखिलेश यादव के लिए काफी बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो रही है। उन्होंने तो खुद अपने पार्टी के लिए ये बात बोली है। देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है मैम कि हिंदू बनाम मुसलमान जब लड़ाई क्रिएट कर दी जाएगी तो हूबहू भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों के साथ आएगी, और इसी सोच के साथ देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जी सरकार है, जो ये आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, और जो स्वच्छ छवि के नेता हैं उनको जेलों के अंदर डाल करके ये अपने मंसूबे को कामयाब करना चाहती है, और इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में जनता दे रही है। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून बहुत करीब है, 4 जून का इंतजार कर सकते हैं हम, और पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। जी, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल अजितेश जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैं बताऊं मैडम, ये बार बार अपने से ही स्व प्रेरित होके बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बताइए, सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। पिछले 7 साल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। उस दंगा में न होने की वजह से मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। हमने तो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, हमने हमेशा सबका साथ सबके विकास की बात कही। हमने सरकारी योजनाएं जब आवाज देना शुरू किया तो हमने कभी मुसलमान नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा। हमने गैस सिलेंडर देना शुरू किया तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने जनधन खाते से बैंकिंग सिस्टम से लोगों को जोड़ा, हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने सड़कें बनाई, कैसे नहीं देखा जितेश जायसवाल जी? अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें होली के दिन, होली जैसे पावन दिन पर कुछ मुसलमान जा रहे थे, उन पर जबरदस्ती रंग फेंका गया था। जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया था, उनकी गलती क्या थी? वो अपना काम कर रहे थे, जा रहे थे, और कुछ हिंदू जो शरारती तत्वों के लोग थे उन्होंने जिस तरीके से उनको रंगा, काफी वायरल हुई है वो वीडियो। देखिए मैडम, ऐसी घटनाएं जो है उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के नहीं देखनी चाहिए। अराजक तत्व पीने खाने के बाद किसी के सगे नहीं होते हैं, वो किसी के ऊपर कोई भी घटना कर सकते हैं। वो नशे में नहीं होता, अराजक है उनके ऊपर। अब उसको इस दृष्टि से देखा जाए हिंदू और मुसलमान, ऐसा नहीं है। ना इस सरकार में ऐसा कोई भाव है। सबको सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति का समान अधिकार जीने का, हर व्यक्ति को कानून के बराबर समान सबको मिल रहा है। मोदी जी राशन देते तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं देते, ऐसा तो है नहीं। तो कहने में सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना निराधार है। देश की जनता रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट के कामों को लेकर के इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो बार बार राम मंदिर धर्म को लाने की क्या जरूरत है? अपने डेवलपमेंट को लेकर के भी तो प्रचार प्रसार कर सकती है ना। अरुण गोविल को क्यों अचानक से मेरठ से उतार दिया गया उम्मीदवार? उनकी राम की छवि का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं वो वोट पाने की तो ही कोशिश की जा रही है। अजितेश जी, नहीं, देखिए, ये मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों की जरूरत है। जरूरी नहीं कि नेता ही रहे तो नेता ही काम। किसान मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है बीजेपी? क्यों नहीं देती है बीजेपी मुस्लिमों को टिकट, अगर हर सारी चीजें समान है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ देखिए टिकट के कई क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा, किसान के बेटों को टिकट, बोले मेरे पूरा हंसिए नहीं, मैं आपको फिर वार्न कर रही हूँ, आप अपनी बात को थोड़ा शालीनता से रखें। इन्होंने कहा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है, इस पे हंसी आ गई कि क्राइटेरिया भी होते हैं क्या? क्राइटेरिया को छोड़ के कोई क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया होता है, हर व्यक्ति को जरूरत होती है, सबको काम किया जाता है, सबका सम्मान होता है। हम किसान के बेटे को टिकट देते हैं, व्यापारी के बेटे को भी टिकट देते हैं। हम ये क्राइटेरिया है कि नवीन जिंदल को कोयला चोर बोलते हैं, उनको टिकट मिल जाएगा। ये क्राइटेरिया है कि अजीत पवार की फाइल बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ जो आएगा सबका स्वागत है।
हम शिवपाल चाचा भी आ रहे थे तो उनको भी देने की तैयारी थी। वाशिंग जो काम मशीन है करेगा, आपके पास ना, जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर देश की जनता देंगे। के लिए काम करना चाहेगा, हम सबका सम्मान करेंगे, चाहे वो कलाकार का बेटा हो। हमने कंगना रनौत जी को दिया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं, वो उनको भी टिकट दिया हमने। हमने अरुण गोविल को छोटे पर्दे कलाकार, तो उनको टिकट दिया हमने भोजपुरी समाज को भी टिकट दिया, मनोज तिवारी, निरहुआ। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि डोम के बेटे को किसी ने विधायक बनाया तो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव है। आप नहीं जानते हैं तो कपड़ा खींचने वाले उनके परिवार की कपड़ा खींचने वाली धोबिन को किसी ने विधायक बनाया तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। पथलकाट को गोल को किसी मैं फिर कह रही हूँ अश्विनी जी, आप थोड़ा सा अपने शब्दों को ध्यान में रखिए। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, पर्सनालिटीज हैं। जाति इस देश की सत्यता है, थोड़ा सा इस देश की सत्यता है। जी अश्विनी जी, आपको बात रखने के लिए नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप डिबेट पे बैठे, लाइव डिबेट पे बैठे, चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा सा तो डिग्निटी मेंटेन रखिए थोड़ा सा। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। लेकिन जब मैं समाप्त कर देता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान है, हर समाज को मौका देती है, हर वर्ग को उपयोग करती है, जिसकी जो क्षमता होती है, जिसकी जो क्राइटेरिया है, सबका सम्मान होता है हमारे यहाँ। के दल के साथ इंडिया का गठबंधन है और इंडिया की जनता इंडिया गठबंधन को चाहती है। हमारे शब्दों से अगर कोई आपको आहत योग्य बात लगी हो तो हम माफी चाहते हैं, आप बड़ी दे दिए हमारी। जितेश जी, आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए, हमारे यहाँ मैडम ये है, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से कार्य करने वाले कार्यकर्ता से लेके इस समाज में कार्य करने वाले तमाम वर्गों में, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई कारीगर हो सकता है, कोई बड़ा हीरो हो सकता है, तो हम सबको मौका देते हैं, हम सबकी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, हर क्षेत्र को जोड़ने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने हमारे 400 से ज्यादा टिकट पूरे इलेक्शन में डिक्लेयर हो चुके हैं, आपने देखा होगा। हमने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को टिकट दिया है, हमने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, हमने बहुत सारे, तो उसमें कोई अचरज नहीं मानना चाहिए कि हमने अरुण गोविल जी को टिकट क्यों दिया। भाई मेरठ के रहने वाले हैं, वो उनका गृह क्षेत्र है। हमने बहुत सारे अधिकारियों को टिकट दिया, आईएएस पीसीएस रहे हैं, रिटायर्ड होके आए, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी एक छोटे पर्दे के बड़े कलाकार थे, वो उनको पूरा देश जानता था। राम जो उनका सीरियल था, जो चरित्र था, उनका पात्र था उनका, उन्होंने पूरे देश उनके उस कैरेक्टर को प्ले किया, उन्होंने पूरा देश उनको जानता है। अगर उनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के सेवा करने की है, देश की सेवा करने, कोई उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, उसको किसी अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अनुराधा पौडवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कंगना रनौत को भी आप जानते हैं, उन्होंने एक्ट्रेस है, मशहूर एक्ट्रेस है देश की। तो अगर कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा अपने अपनी फील्ड में अच्छा व्यक्ति है, हमने राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया राजस्थान से, वो शूटर थे, देश के लिए खेलते थे, ओलंपिक मेडल ले आए थे, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमने जनरल वीके सिंह को टिकट दिया था, सेना अध्यक्ष थे। तो हर वर्ग, हर समाज, हर तरीके काम करने वाले लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है, पैठ है, और उन तक और मजबूत, इसलिए हम सबको मौका देते हैं। उसको अरुण गोविल की टिकट पर किसी अन्य प्रकार की चर्चा कोई करने का औचित्य ही नहीं होना चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि जिस तरीके से सपा ने एसटी हसन का टिकट काट दिया था, जिस पर जो उनके समर्थक थे वो काफी भड़के हुए थे, पुतला फूंका गया था रुचि वीरा का, और इस पर एक सवाल उठता है कि ऐसा करने पे अब काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो सपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है। अश्विनी जी, शुरुआती दौर में हमने कहा मैम आपसे कि सपा का जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पे काम करने में अपना विश्वास जताता है, और 2024 का चुनाव किसी प्रत्याशी, किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। ये देश की संविधान, देश की अखंडता को बचाने का चुनाव है। देश में जिस प्रकार से फांसीवादी ताकतें ये चाहती हैं कि हम स्थापित होकर के संविधान के शक्ति को बदल दें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन कार्यों को बदल दें जो देश में समता का, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बनाए गए थे। इसका चुनाव है कि हम एक व्यक्ति को मजबूत करके हम देश के सदन में भेज करके अपनी बात मनवाने का कार्य करेंगे, जहां जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे होंगे, जहां विकास, बेरोजगारी,
भुखमरी की बात होगी, जहां जहां देश में जीडीपी के स्तर लगातार गिर रहे हैं उसकी बात होगी, अब जमीन की बात होगी, तब जाके बातें बनेंगी, तब जाके हमारे देश का आमूलचूल परिवर्तन ढांचे के साथ हम देश में सरकार चला पाएंगे। नहीं तो भारत की सरकार और इंडोनेशिया और तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जहां लोकतंत्र का नाम तो है, चाइना में लोकतंत्र का नाम तो है, लेकिन चुनाव मात्र केवल कहने को कराए जाते हैं। फिर भी अगर 2024 में सरकार आ जाती है तो देश का वही हश्र हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाती है तो इससे बचने का चुनाव है। और मेरा जहां तक मानना है कि मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का कथन 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो प्रण है, इसमें हम कामयाब होंगे। और ये ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। इस पर जितेश जी आपका जवाब सुन लेते हैं, फिर हम इस डिबेट को यहीं क्लोज करते हैं। ये देखिए मैडम, मैं इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी लोगों में भ्रम फैलाना जानती है और देश की जनता भी बहुत चालाक इनके भ्रम में आना नहीं चाहती। अभी इन्होंने घोसी का उपचुनाव जीत लिया था, तब देश में लोकतंत्र जिंदा था, तब मोदी जी संविधान के लिए सही काम कर रहे थे। कि आज इनको पता है 2024 में कहीं से टिकने वाले नहीं मोदी जी के सामने। मोदी जी के जो हमारी एनडीए अलायंस है उसके आगे इनका जो इंडिया गठबंधन है कहीं से टिकने वाला नहीं है। तो ये गलत तरीके की बातें करके भ्रम फैला के देश की जनता गुमराह करके वोट पाना चाहते हैं। मगर बड़ा अफसोस है कि देश की जनता बहुत चालाक है, वो 2014 से जाग चुकी है, मोदी जी को अपना नेता मान चुकी है देश की जनता। पता है कि मोदी जी के शासन में देश सबसे ज्यादा प्रगति पे है। आज बड़ा दुर्भाग्य होता है कि देश के इतने खूबसूरत लोकतंत्र को आपको खुश होने की आज इतना खूबसूरत लोकतंत्र ना होता तो आज आप डिबेट पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें न कर पाते। कहने का मतलब यह है कि देश इतने खूबसूरत देश इतना अच्छा चलने के बावजूद आप इंडोनेशिया, चाइना, तमाम ऐसे ऐसे देशों से तुलना कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि वोट की लालच में हमारे देश की इतनी गंदी छवि प्रस्तुत करना, ये बहुत ही दुख का विषय है। देश की जनता इन्हें 2024 जरूर जवाब देगी। खतरा नहीं है। चलिए ठीक है अजितेश जी, अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के 8 संसदीय क्षेत्रों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण में संजीव बालियान, इकरा हसन, जितिन प्रसाद, एसटी हसन, राघव लखनपाल और इमरान मसूद जैसे राजनीतिक चेहरों पर दांव लगा रहेगा। बता दें कि पिछले 15 दिनों से सपा में टिकट को लेकर असमंजस है। पूर्व मंत्री के बेटे पर सहमति बनते बनते रह गई। वहीं सपा के एक सांसद ने पूर्व मंत्री के बेटे का टिकट नहीं होने दिया। सपा की एक महिला नेत्री भी टिकट की दौड़ में शामिल थी, लेकिन अब उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं। खटिक समाज से भी दावा हो रहा है, लेकिन कोई कदावर नहीं मिल रहा है। ऐसे में साइकिल अपना सवार तय नहीं कर पा रही है। उधर कई नेताओं को वर्तमान राजनीति में चल रहे हथकंडों से भी डर लग रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी अब किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वो नया चेहरा कौन है ये तय नहीं हो पा रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।